हेलो एवरीवन। आज हम जो है क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। सिटी लाइफ जो है सबसे पहले मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुआ था। मेसोपोटामिया इराक का ही पुराना नाम है। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, मेजोस जिसका मतलब है मिडल, पोटामस जिसका मतलब है रिवर, मतलब दो नदियों के बीच में जो स्थान लोकेटेड है वो कहलाएगा मेसोपोटामिया, और वो है इराक। यहाँ पे दो नदियाँ हैं, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, जिनकी वजह से जो है इसका नाम मेसोपोटामिया पड़ा। मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है उसको उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए जाना जाता है, उसके सिटी लाइफ के लिए, उसकी राइटिंग्स के लिए और उसके लिटरेचर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और एस्ट्रोनॉमी के लिए ये फेमस है। मेसोपोटामियन जो राइटिंग थी और जो राइटिंग सिस्टम था उसका प्रचार हुआ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में, नदरन सीरिया में और टर्की में 2000 साल बाद। और इस पूरे इलाके के जो किंगडम्स थे वो इन्हीं की लैंग्वेज में जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, और यहाँ तक कि जो इजिप्ट के जो रूलर्स थे जिनको फ़ेरोज़ कहते हैं उनके साथ भी ये इसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे। तो इस चैप्टर में हम जो राइटिंग और सिटी लाइफ के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जो एक सस्टेन्ड राइटिंग सिस्टम है उसके क्या क्या अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। जो इसका मेसोपोटामियन रीजन का जो अर्बनाइज्ड सदर्न एरिया था उसको सुमेर एंड अक्कड़ के नाम से जाना जाता है। जब 2000 साल बाद यहीं पे बेबीलोन नाम का सिटी जब फेमस हो गया था, तब इस रीजन को बेबीलोनिया नाम से जाना जाने लग गया था। 1100 BC के बाद से नदरन मेसोपोटामिया में असीरियंस ने जो है अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था, और इस रीजन को फिर असीरिया के नाम से जाना जाने लग गया था। ये नदरन की बात कर रहे हैं हम। जो मेसोपोटामियन लैंड है इसकी सबसे पहली नॉन लैंग्वेज जो है सुमेरियन है। सुमेरियन लैंग्वेज काफ़ी सालों तक प्रचलन में रही, उसके बाद धीरे धीरे ये रिप्लेस हो गई अकेडियन लैंग्वेज से। जब यहाँ पे अकेडियन स्पीकिंग पीपल यहाँ पे आके सेटल्ड हो गए थे, और फिर उसी लैंग्वेज ने जो है इसको ओवरकम कर लिया और कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया। अकेडियन जो है इस इलाके में फ्लोरिश होती रही, अकबर के टाइम तक लोग उसको यूज़ करते थे, लेकिन थोड़े बहुत माइनर उसमें चेंजेस आ गए थे अलग अलग इलाकों के हिसाब से। 1400 BC से जो है अरामाइक लैंग्वेज भी प्रचलन में वहाँ पे आई, जो अरामाइक थी ये ऑलमोस्ट हेब्रू लैंग्वेज की तरह थी, और ये आफ्टर 1000 BC इसको लोग जो है बहुत ज़्यादा बोलने लग गए थे, और आज तक भी इराक के कुछ इलाकों में ये लैंग्वेज बोली जाती है। जो कंटेंट लिखा हुआ है ब्लू इंक में तुम्हारे चैप्टर में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसके बारे में हमें आर्कियोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ अच्छी जानकारियाँ देते हैं कि क्या इसकी आर्कियोलॉजी की स्टोरी है और क्या रीजंस थे कि यहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिस्ट गए। तो इसमें बताया गया है कि आर्कियोलॉजी जो है मेसोपोटामिया में 1840 में स्टार्ट हुई, और उरुक और मारी नाम के दो सिटीज़ में ये डेकेड्स तक चलती रही, दशकों तक चलती रही। एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तो 10, 20, 30 साल तक ये चलती रही वहाँ पे। इंडिया की किसी भी साइट को जो है इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया जितना कि इनको किया गया है। आज हम इसी बदौलत यहाँ की जो हैं सैकड़ों बिल्डिंग्स को, स्टैच्यूज़ को, गहनों को, जो कब्र हैं और जो वेपन्स हैं, टूल्स हैं और सील्स हैं, इन सब को हम जो है स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स हैं। मेसोपोटामिया जो है यूरोपियन स्कॉलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था,
क्योंकि इसका जिक्र आता है, इसके एक सिटी का जिक्र आता है बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें एक इन्होंने जिक्र किया है कि एक शिमार नाम का सिटी है जो कि ईंटों का बना हुआ है। तो यहाँ पे के जो सिटीज़ थे वो ईंटों से बने हुए थे। यूरोपियन स्कॉलर्स को लगा कि हम अगर यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं तो हम बाइबल में लिखी हुई बातों को लिटरली जो है सच साबित कर सकते हैं। तो इसलिए जो यूरोप के जो स्कॉलर्स और ट्रैवलर्स थे वो मेसोपोटामिया को एक एंसेस्ट्रल लैंड की तरह देखते थे, और इन्होंने यहाँ पे बहुत जो है जोश के साथ एक्सकेवेशंस के काम किए और जो डेकेड्स तक चलते रहे। 1850s में जो है यहाँ जोर शोर से काम चल रहा था, और यहाँ पे बताया गया कि 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने फंड किया था, एक ब्रिटिश म्यूज़ियम का एक एक्सपीडिशन था, एक अभियान था कि हम जो है यहाँ पे एक टैबलेट सर्च करेंगे, एक ब्रिक सर्च करेंगे जिस पे जो है वो कहानी लिखी हुई मिलेगी जो कि बाइबल में जिसका जिक्र आता है। एक फ्लड स्टोरी है, उस स्टोरी में ये कहा गया है जो बाइबल में लिखी है कि जब सृष्टि का अंत होने वाला था तब जो है भगवान ने एक नोह नाम के बंदे को चुना और उसको बोला कि तू एक बड़ी सी बोट बना और उसमें जो है सभी तरह के जीवों के 2-2 4-4 जो है सैंपल उसमें डाल, और फ्लड आएगी तो अपने जो है सृष्टि को बचाना, और जब फ्लड का पानी उतर जाएगा नीचे तब तुम जो है जीवन फिर से स्टार्ट कर देना। तो यूरोपियन स्कॉलर्स को लगता था कि ये जब शिमार नाम के शहर का जिक्र आया है जो कि सुमेर है, तो यहाँ पे ज़रूर जो इतने सारे जो थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स पे ये लिखे हुए रिकॉर्ड्स, तो इस पे जो है हमें ज़रूर वो स्टोरी किसी ना किसी ब्रिक पे लिखी मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने अभियान चलाए थे उस ईंट को ढूंढने के जिस पे ये कहानी लिखी हो, और अगर वो मिल जाती तो इनका जो है जो बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो लिटरली ट्रू साबित हो जाती। 1960s तक जो है इनका ये बात जो है प्रूव होगी कि जो कहानी लिखी है वो सच नहीं है। इनको ऐसी कोई भी जो है टैबलेट वहाँ पे नहीं मिली जिस पे वो स्टोरी लिखी हो। फिर इनको लगा कि हो सकता है वो कहानी सिर्फ इसलिए बाइबल में आ गई हो कि वो रेफ़र करना चाहते थे, संकेत देना चाहते थे कि सृष्टि में किस प्रकार से जो है चेंजेस आए हैं नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से। फिर धीरे धीरे जो है आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज़ जो थी वो भी डेवलप होती गई और भी ज़्यादा फाइनर होती गई, और अब जो है स्कॉलर्स की अटेंशन उस ईंट की बजाय अब वो इस बारे में सोचने लग गए कि यहाँ के जो आदमी थे, जो आम इंसान थे, वो कैसे जीते थे, क्या उनका जीवन था, क्या उनके ऑक्यूपेशंस थे। तो फिर अब जो आपकी बुक में हम पढ़ेंगे वो इस लेटर स्टडी के ऊपर ही आधारित है कि जो स्कॉलर्स ने उस ईंट वाले प्रोजेक्ट को छोड़ के और फिर बाद में जो है आम आदमी के बारे में जानना चाहा था, तो उसमें जो उन्होंने पाया वो हम आपके इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उनको इन ईंटों में एक ईंट तो मिली थी जिस पे कहानी ज़रूर लिखी थी, फ्लड आई थी, सृष्टि ख़त्म होने वाली थी, लेकिन इसमें हीरो का नाम जो है मैच नहीं हुआ। जो मेसोपोटामियन कल्चर की जो कहानी थी फ्लड की, उसमें हीरो का नाम था जीवसुद्रा और उतनापितिम। तो ये जो हीरो था इसका नाम तो मिला नहीं, इस वजह से जो है वो अपनी स्टोरी को लिटरली जो है करेक्ट प्रूव नहीं कर पाए जो बाइबल में लिखी थी। अब इसमें आगे जो है मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के बारे में बता रखा है। इसमें बताया है कि इराक का जो एनवायरनमेंट है वो तरह तरह का है। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे ग्रीन प्लेन्स हैं, स्लोपी हैं, वो स्लोप्स हैं उनके अंदर, और वो ऊंचे बढ़ते हुए जाके माउंटेन्स में मर्ज हो जाते हैं। माउंटेन्स जो है ट्रीज से कवर्ड हैं, और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर वाटर की स्ट्रीम्स बहती हैं और वाइल्ड फ्लावर्स यहाँ पे खिलते हैं। यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था 6000 BC में। नॉर्थ में एक और स्ट्रेच है अपलैंड का, थोड़ा सा ऊंचा एरिया है, वो भी ग्रासलैंड्स है जिनको स्टेपी कहते हैं। यहाँ पे एनिमल हर्डिंग जो है बहुत अच्छी आजीविका के साधन प्रदान करता है, एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा। जब विंटर रेंज होती हैं उसके बाद यहाँ पे जो ग्रास ग्रो करता है, शीप और गोट उसको अपने फोडर के रूप में यूज़ करते हैं, और जो है अच्छे से यहाँ पे रियरिंग जो है एक अच्छा आजीविका का साधन बन जाता है। जो ईस्ट में जो टिग्रिस नदी की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं
वो रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं इनको प्रोवाइड करवा देती हैं, और उससे होते हुए ये ईरान के माउंटेन्स तक जा सकते हैं, जिससे ये दूसरे देशों के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर 31 पे इन्होंने ये डिस्क्राइब कर रखा है कि साउथ जो है, जहाँ पे सुमेर और अक्कड़ का हम जिक्र कर रहे थे कि जहाँ पे सुमेर और अक्कड़ नाम के दो ये एरियाज़ थे, किंगडम्स थे, तो ये एक डेजर्ट है, लेकिन फर्स्ट सिटीज़ और राइटिंग यहीं पे डेवलप हुए थे। इसका क्या कारण था कि डेजर्ट होते हुए भी यहाँ पे जो है सिटीज़ डेवलप हुए? इसका कारण ये था कि डेजर्ट तो था, पर यहाँ पे जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर जो बह के आती थी, वो अपने साथ जो है एलुवियल सोइल लेके आती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती थी। जब नदी में फ्लड वगैरह आ जाती थी तो वो खेतों में जो है स्प्रेड हो जाती थी वो एलुवियल सोइल, और उस लैंड को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती थी। और यूफ्रेट्स जो है आके सदर्न एरिया में काफ़ी सारे छोटे छोटे चैनल्स में जो इसका वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, तो उसको भी जो है लोग अपने खेतों तक आसानी से आर्टिफिशियल कैनल्स बना के और चैनलाइज कर सकते थे अपने खेतों में। तो यहाँ पे जबकि बारिश इतनी अच्छी नहीं होती थी, फिर भी जो है यूफ्रेट्स और टिग्रिस की वजह से ये एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था, और इसी वजह से यहाँ पे इतना अच्छा प्रोडक्शन होता था कि ये लोग जो है वीट, बार्ले, पीज और लेंटिल्स उगाते थे। एग्रीकल्चर जो थी यहाँ की मेसोपोटामिया की, जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हुई हैं दुनिया में, उन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मानी जाती है इसी वजह से। जो फिश और गोट्स थी वो भी यहाँ पे स्टेपीज़ में जो है अपने घास चरती और अच्छी क्वालिटी का जो है मीट, वूल और मिल्क जो है प्रोड्यूस करती थी। फ़िश भी अच्छे से अवेलेबल थी रिवर्स के अंदर, और जो इनके पेड़ होते थे डेट पाम के, वो इनको समर्स में जो है फ्रूट प्रोवाइड कराते थे। लेकिन हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि अगर जो है आपकी किसी भी एरिया में जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो एक सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए कि जहाँ से वहाँ पे एक सिटी डेवलप हो सके। पेज नंबर 32 पे द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म करके ये दिया हुआ है, जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो सबसे पहले सिटीज़ थे मेसोपोटामिया के, वो ब्रॉन्ज एज में ही डेवलप हुए थे, जो कि 3000 BC में था। ब्रॉन्ज जो है एक एलॉय है कॉपर और टिन का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होता था। यहाँ पे खुद के जैसे इनके कोई मिनरल रिसोर्सेज होते नहीं थे। अगर ये ब्रॉन्ज यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये उसको कहीं बाहर से इंपोर्ट करते थे, या तो कॉपर और टिन को इंपोर्ट करते थे और फिर ब्रॉन्ज बनाते थे, या फिर बाहर से ब्रॉन्ज को ही ये इंपोर्ट करते थे। और वैसे भी मेटल टूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे इनके पास होने। अगर इनको कारपेंट्री बिल्कुल एक्यूरेटली करनी है, बीड्स वगैरह एक्यूरेटली तभी बनेंगे जब आपके पास मेटल डिवाइसेस हों। और अगर स्टोन सील को आपने कार्व करके डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए भी आपको मेटल टूल्स चाहिए। और शेल वगैरह की कटिंग करनी है फर्नीचर वगैरह के लिए, तो वो भी आपको जो है मेटल के टूल्स चाहिए। इसलिए मेटल इम्पोर्टेंट थी, इनके पास होते नहीं थे, ये बाहर से इंपोर्ट करते थे। मेसोपोटामियन लोगों के जो वेपन्स थे वो ब्रोंज के होते थे, यहाँ तक कि इनके हल का जो आगे का टिप होता है वो भी ब्रोंज का होता था, जबकि आज भी प्रेजेंट डे में भी जो हल का टिप होता है वो लोहे का ही होता है। लेकिन वो लोग सिर्फ ब्रोंज यूज़ करते थे, तो इस वजह से वो भी ब्रोंज का था। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम उसके बेसिस पे भी ये नहीं कह सकते कि ये सिटी है, और ना ही अगर सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटी एग्रीकल्चर वगैरह ज़्यादा है तो उससे भी उसको सिटी में हम नहीं मान सकते कि वो तब्दील हो जाएगा। ये से कोई भी एरिया जो है सिटी में तभी तब्दील होता है जब वहाँ की इकोनॉमी प्रोडक्शन और पॉपुलेशन की बजाय काफ़ी सारे और फील्ड्स में भी ग्रो करे, जैसे ट्रेड है या काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे डेवलप हों, तभी सिटी वहाँ पे डेवलप होता है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सिटी पीपल होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, वो बाहर के शहरों और विलेजेस पे डिपेंड करते हैं, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों का जो है वो लेना देना करते हैं, और उनकी इकोनॉमी जो है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होती है।
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई इंसान अगर स्टोन कार्विंग करता है सील बनाने के लिए, तो उसको सिर्फ ऐसे तो नहीं है कि वो खुद ही बाहर से जाके कहीं से स्टोन इंपोर्ट करके ले आएगा कलरफुल, खुद ही जो है वेपन्स बना लेगा कार्व करने के लिए। उसका जो काम है, उसका जो स्पेशलाइजेशन है वो फाइन कार्विंग में है, ना कि ट्रेडिंग में। इसके लिए काफ़ी सारे लोग चाहिए। कुछ ऐसे भी चाहिए जो ब्रोंज टूल मेकिंग का काम करते हैं, कुछ ऐसे भी चाहिए जो उन टूल्स को मार्केट में जाके बेचते हैं, जहाँ से ये जो है सील बनाने वाला अपना टूल ख़रीद सके। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कलरफुल स्टोन ही बेचते हों, जिनसे ये कलरफुल स्टोन लेगा, फिर उसको ये कार्व करके अपना बिजनेस करेगा। मतलब इस एक यहाँ पे जो सिटी लाइफ है उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर जो होता है वो काफ़ी यहाँ का स्पेशल फीचर होता है कि लोग जो हैं तरह तरह के काम करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए जो कि इन सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सके। इसमें ये भी बताया गया है कि इन सारी चीज़ों के अलावा जो स्टोन कार्विंग का काम करता है उसको चारकोल भी चाहिए फ्यूल के लिए। चारकोल होता है वो लकड़ी से ही बनता है, जैसे आपका कोयला होता है, तो इसी तरीके से चारकोल को भी आप फ्यूल की जगह यूज़ कर सकते हैं। चारकोल तब बनता है जब हम लकड़ी को एयर की एब्सेंस में हम जलाने की कोशिश करते हैं, तो वो चारकोल में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो जब इतने सारे काम यहाँ पे होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो जब इतना सारा काम है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ऐसा भी सिस्टम होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमांड देते होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमांड को फॉलो करते होंगे। इसमें जो है पेज नंबर 32 पे ही एक वर्क का हेड टाइटल करके बॉक्स में दे रखा है। ये एक वाइट मार्बल में एक औरत का सिर जो है इन्होंने कार्व किया हुआ है, जो कि बहुत ही फेमस पीस है। इसकी ये 3000 BC में उरुक में बनाया गया था। इसकी जो आँखें हैं उसमें लेपिस लजूली, शेल और बिटुमेन यूज़ किया गया है, उसको नीला, वाइट और ब्लैक कलर देने के लिए। इसके सिर के ऊपर जो है एक ग्रूव बनी हुई है, जैसे हम इंडियन औरतों के यहाँ पे मांग हम बनाते हैं और उसमें कोई गहना पहनते, इसी तरीके से हो सकता है यहाँ पे भी औरतें गहने पहनती थी। उसके लिए ये ऐसी जो है उस स्टैचू के यहाँ पे पार्टिंग बनी हुई है। इसकी बहुत ज़्यादा जो है दुनिया में तारीफ़ हुई ये जो वर्क का हेड है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसके जो इसका माउथ है, इसकी जो ठोड़ी है और जो इसके गाल हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है रियल ह्यूमन की तरह शेप उसको दे रखी है। और ये हार्ड स्टोन में बना हुआ है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि हार्ड स्टोन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता था, तो ऑफ कोर्स ये भी इन्होंने बाहर से ही इंपोर्ट किया होगा। पेज नंबर 33 पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन द सिटीज़ टाइटल दे रखा है। इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि मेसोपोटामिया के जो है मिनरल रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं होते थे। उनके पास ना स्टोन था, ना टूल्स थे, ना सील्स थे, ना गहने बनाने के लिए कोई मेटल होती थी अपनी खुद की। और इनकी जो इराकी ट्रीज़ होते थे, डेट पाम था या पॉपुलर था, ये सॉफ्टवुड होते थे। इन सॉफ्टवुड से आप कार्ट नहीं बना सकते, ना व्हील्स बना सकते, ना बोट बना सकते। आपने बना ली, वज़न रख के चलने लगे, बीच में ही टूट गई, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको हम हार्ड कह सकते हैं। तो इस वजह से मेसोपोटामिया जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशंस थे इनके अच्छे खासे, और वहाँ से उनको ये टेक्सटाइल और ग्रेन्स देते थे, और वहाँ से ये हार्डवुड लेते थे, कॉपर लेते थे, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल और तरह तरह के जो हैं स्टोन्स भी ये वहीं से लेते थे। और ये कौन से इलाकों से लेते थे? टर्की और ईरान से लेते थे। और जो एरिया जो है गल्फ़ के दूसरी साइड थे, वहाँ उन कंट्रीज से भी जो है ये एक्सचेंज करते थे। तो इस तरीके से जो है ये जो एरियाज़ थे
टर्की था, ईरान था या दूसरे कंट्रीज़ अक्रॉस द गल्फ़, इनकी भी एक प्रॉब्लम थी। इनकी जो एग्रीकल्चर है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती थी, तो उनके पास ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं होता था। और मेसोपोटामियंस के पास जो है मेटल्स और स्टोन वगैरह नहीं होते थे, तो दे यूज़ टू हैव एक्सचेंज वेरी हैप्पीली विद ईच अदर। और इनका जो ट्रेड का जो एक्सचेंज होता था वो बिल्कुल रेगुलरली होता था। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो बैलगाड़ी वगैरह से या लैंड रूट से, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको जो है एनिमल्स का फॉडर भी इंतज़ाम करना पड़ेगा और पता नहीं कितने दिन लग जाए पहुंचने में, खुद का भी रहने खाने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये सिर्फ रिवर्स को ही यूज़ करते थे। रिवर बोट्स होती थी इनके पास, बार्जिज होते थे। बार्जिज जो होती वो भी एक बड़ी सी बोट होती है लकड़ी की बनी हुई, जिसका जो बॉटम है वो फ्लैट होता है। उसको ग्रेन की जो बोरियां भर भर के उसके ऊपर लाद लेते थे, और जब नदी का पानी या तो वो करंट के बहाव के साथ ले जाते थे उसको, या फिर हवा के बहाव के साथ साथ अपना साथ में चप्पू इस्तेमाल करके उसको आगे ले जाते थे। तो इस तरीके से जो नदियाँ थी इस इलाके में, और वो जो काफ़ी चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट, इनका जो वाटर था काफ़ी सारे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था, उन सबको ये जो हैं अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते थे। जबकि खुद का भी जो इनकी लोकल सेटलमेंट्स में भी इनको अगर कोई चीज़ भेजनी होती थी तो ये इन्हीं कैनल्स को और वाटर चैनल्स को यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब आप मारी सिटी के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जो यूफ्रेट्स रिवर है उसकी वर्ल्ड ट्रेड रूट के रूप में कितने ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस थी। अब आगे इन्होंने द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग करके टाइटल डाला हुआ है, जिसमें इसमें बताया कि सभी सोसाइटीज़ जो होती हैं दुनिया की, उनकी अपने कुछ स्पोकन साउंड्स होती हैं जो एक क्लियर मीनिंग जो है एक दूसरे को कन्वे करती हैं। और ये जो मीनिंग हम कन्वे करते हैं एक दूसरे को बोल के, इसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। जो राइटिंग है वो भी एक तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि अगर आप कुछ भी राइटिंग के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हो हैं तो वो स्पोकन वर्ड्स ही, बस आपने उनको पेज पे जो है किसी साइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। जो मेसोपोटामिया की जो फर्स्ट टैबलेट्स थी रिटन रिकॉर्ड्स की, वो 3200 BC के आसपास की लिखी हुई हैं, और इनके अंदर जो है इनके ऊपर साइन बने हुए हैं, जिसमें 5000 से भी ज़्यादा लिस्ट हैं ये बैलों की, फ़िश की, और जो ब्रेड वगैरह होती हैं उनकी। ऐसा माना जाता है कि ये जो लिस्ट हैं इतनी सारी चीज़ों की, जो 3200 साल पहले BC की हैं, ये जो हैं या तो किसी टेंपल से लाई गई थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या तो किसी टेंपल में भेजी गई थी। और ये उसी का रिकॉर्ड है जो हमें पहले रिटन रिकॉर्ड्स के बारे में हमें मिला है। तो अब तक इतनी बात क्लियर हो चुकी है कि राइटिंग जो है तभी स्टार्ट हुई थी जब इंसानों को कुछ ना कुछ लेन देन की चीज़ों का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत महसूस हुई। पेज नंबर 34 पे दे रखा इन्होंने, जो मेसोपोटामियन लोग थे वो किस तरीके से जो है ये राइटिंग का काम करते थे। ये जो है क्ले की टैबलेट्स पे लिखते थे। ये जो टैबलेट वर्ड यूज़ हो रहा है ये एक अपने ईंट की तरह होती थी, साइज़ थोड़ा सा छोटा होता था। मिट्टी की इन्होंने जो है ये एक ईंट बना लेते थे जिसे हम टैबलेट कह रहे हैं। पहले मिट्टी भिगोई, फिर उसको जो है पीट के और ऐसा साइज़ दे दिया जिसको आप आसानी से हाथ में हैंडल कर सकते हो, और इसका टेक्सचर भी ऐसा है सॉफ्ट जिसके ऊपर आप लिख सकते हो। इसकी जो एक ईंट जैसी आकृति बनाने के बाद जो स्क्राइब था, जो राइटर था, जो इनके प्रोफेशनल राइटर्स होते थे मेसोपोटामियंस, उनको स्क्राइब बोलते हैं। तो फिर वो इसके सरफेस को बिल्कुल स्मूथ करता था, स्मूथ करके बिल्कुल फ्लैट करके उसके ऊपर ये लिखता था। एक रीड होती थी, जैसे सरकंडा होता है अपना जिसकी कलम बनाते हैं, ऐसे ही वो एक रीड होती है। उसका एक पॉइंटेड एंड होता था आगे से पेना, उससे ये उस लकड़ी की, उसकी जो मिट्टी की जो टैबलेट थी उसके ऊपर ऐसे तिरछे करके अपने अक्षर ये लिखते थे। और इस डिज़ाइन से लिखे हुए जो साइंस थे उसको क्यूनिफॉर्म कहते हैं। तो मेसोपोटामियन जो राइटिंग थी उसको क्यूनिफॉर्म राइटिंग के नाम से जाना जाता है। और ये सारे साइन जो हैं उस टैबलेट पे तब तक ही बना सकते थे जब तक वो गीली हो।
फिर इसको धूप में सुखा के इसको पका लिया जाता था और इस तरीके से जो है रिकॉर्ड जो है परमानेंट हो जाते थे। और जब आपके लिए ये रिकॉर्ड जो है आपके काम के नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तब उन ईंटों को फेंक देते थे, क्योंकि आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईंट पक चुकी है। तो इसी वजह से जो है वो यूज़ करते थे। चाहे उनको किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए इस पर कुछ लिखना, चाहे 2 लाइन लिखनी है, एक ब्रिक के ऊपर लिख दी, उसके बाद उसको पका दिया, तो फिर जो है उसको जब उसका यूज़ नहीं है वो आपको फेंकनी ही पड़ेगी। और वो इस तरीके से फेंक के जो है हज़ारों ईंटें जो हैं इन्होंने इकट्ठी कर दी हम लोगों के लिए, जिसको हम हिस्टोरियन जो हैं पढ़ के इनके बारे में पता लगाते हैं। ये जो इनके जो लेटर्स होते थे वेज शेप्ड होते थे, मतलब आप जो भी लिखते हो उसमें सभी साइडों में ऐसे कोने निकाल देते हो, उसको वेज शेप्ड राइटिंग बोलते हैं। तो फिर धीरे धीरे 2600 BC तक ये जो वेज शेप्ड राइटिंग थी ये बिल्कुल ही क्यूनिफॉर्म बन गई, बिल्कुल ही साइंस के रूप में इसको वे यूज़ करने लग गए, थोड़ी सी और रिफाइन हो गई मतलब। और इनकी जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी और इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो क्यूनिफॉर्म थी। अब तक जो है 2600 BC तक जो राइटिंग थी वो काफ़ी और पर्पसेस के लिए भी यूज़ करने लग गए थे। अब वो राइटिंग यूज़ करते थे डिक्शनरी वगैरह बनाने के लिए, किसी भी लैंड ट्रांसफ़र को इन्होंने वैलिडिटी देनी है वो भी जो है ये टैबलेट्स पे लिखते थे। किसी राजा के बड़े बड़े काम हैं वो भी ब्रिक्स पे ये लिखते थे। और राजा ने अगर कोई अनाउंसमेंट की है कानून को बदलने के लिए वो भी ब्रिक्स पे ये लिखते थे। 2400 BC तक जो सुमेरियन लैंग्वेज है वो अकेडियन लैंग्वेज के द्वारा जो है रिप्लेस कर दी गई थी। और जो अकेडियन लैंग्वेज है वो 2000 सालों से भी ज़्यादा तक वहाँ पे प्रचलन में रही थी। यहाँ पे आगे टाइटल दे रखा है सिस्टम ऑफ राइटिंग। इसमें बताया है कि जो क्यूनिफॉर्म साइंस होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं सिलेबल्स को, ना कि अक्षरों को। जैसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, आपने 26 जो है ये लेटर्स याद किए और आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे लेटर्स नहीं, सिलेबल इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 2 लेटर्स। और इनको जो है बहुत ही ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ सिलेबल्स का जो है इनको साइंस को याद करना पड़ता था। और जो स्क्राइब होता था उसके अंदर ये भी टैलेंट होना चाहिए कि गीली टैबलेट को किस तरीके से हाथ में हैंडल करना है, और उसकी स्पीड भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ईंट के सूखने से पहले उसके ऊपर वो अपना जो भी लिखना है वो सारा लिख दे। तो इस तरीके से जो है राइटिंग उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। और यहाँ पे लिटरेसी टाइटल करके ये बता रखा है कि यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना था। जब लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट थी तो लिटरेसी रेट ऑफ कोर्स बहुत ही कम होगा। तो यहाँ के बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, क्योंकि इनको सैकड़ों से भी ज़्यादा साइन जो हैं याद करने पड़ते थे, रट्टा मारना पड़ता था, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। अगर किसी राजा को पढ़ना लिखना आता था तो वो इस बात को पक्का इंश्योर करता था कि इसको मैं इंस्क्रिप्शंस में खुदवाऊँ कि राजा जो है बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको पढ़ना लिखना आता है। तो इनकी जो राइटिंग थी वो मोड ऑफ स्पीकिंग को ही रिफ्लेक्ट करती थी, क्योंकि सिलेबल्स को रिफ्लेक्ट करती थी। यहाँ पे एक लेटर का एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से एक ऑफिसर जो है राजा को लेटर लिखता था। इसमें ये दे रखा है कि मैं आपका सेवक, मेरा नाम ए है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरे राजा हो, आपका नाम बी है और आपने मुझे जो ऑर्डर दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये सिर्फ एक सैम्पल दिया है। इसमें नीचे दे रखा कि इनकी एक लॉन्ग मिथिकल पोइम है, लंबी सी पोइम है। मिथिकल पोइम्स होती हैं जो जिसको आप सच कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते, जो आपकी जैसे हमारी पौराणिक कथाएं हैं इस तरीके से। तो इसमें ये क्रिएशन से ही रिलेटेड है। इसमें ये बता रखा है कि जो हमारी क्रिएशन से रिलेटेड स्टोरी है, जैसे हर धर्म की होती है, इंडिया में भी बताया गया है कि सृष्टि हिंदू स्क्रिप्चर्स में कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई थी। बाइबल में भी हमने पढ़ा था कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई थी। एडम और ईव को जो है हेवन से
भगवान ने नीचे गिरा दिया था और फिर जो है सृष्टि की शुरुआत हुई। इसी तरीके से जो मेसोपोटामियंस की भी एक क्रिएशन से रिलेटेड एक स्टोरी थी, वो पूरी स्टोरी दे के उसकी लास्ट की 4 लाइनें तुम्हारी बुक में दे रखी हैं। इसमें दे रखा है कि ये जो क्रिएशन की स्टोरी है ये सबको याद रखनी चाहिए, एल्डर्स सबको ये सिखाएं, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं और जितने भी स्कॉलर्स हैं वो इसके बारे में डिस्कस करें, जो पिता हैं वो अपने बच्चों को बताएं, और जो भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं उनको भी ये बताई जाए। आगे इसमें द यूजेस ऑफ राइटिंग का टाइटल करके दे रखे हैं कि यहाँ पे एक सुमेरियन एपिक पोएम है। एपिक होते हैं बड़े बड़े, एपिक को हिंदी में महाकाव्य कहते हैं। तो सुमेरियन एक महाकाव्य है जिसमें एक राजा के बारे में बताया गया है, एनमेकर, जो कि उरुक का राजा था एंशिएंट टाइम्स में। और ऐसा माना जाता है कि यही इस बार यहाँ का जो ट्रेड स्टार्ट हुआ था एनमेकर उससे रिलेटेड है। इसने कुछ स्टेप्स लिए थे। इसमें एक फ़नी सी कहानी दे रखी है तुम्हारी बुक में कि एनमेकर जो है लैपिस लजूली और मेटल्स ख़रीदना चाहता था एराटा नाम की एक जगह से। तो इसने अपना संदेशवाहक वहाँ पे भेजा और संदेशवाहक को बोला कि जाओ और वहाँ के राजा से डिस्कशन करके आओ कि हमें आपसे ये ख़रीदना है। जब वो वहाँ पे उसने तभी उसके ऑर्डर्स को ओबे किया और वो बहुत सारे माउंटेन्स को क्रॉस करके और वहाँ पे पहुँच गया और उसने एराटा के राजा से बात करी, लेकिन एराटा के राजा ने लैपिस लजूली और मेटल देने से मना कर दिया। फिर वो वापस आके अपने राजा एनमेकर को बताता है कि उसने मना कर दिया। फिर एनमेकर कुछ संदेश देता कि जा इस बार जाके तू ये बोल, फिर भी उसने मना कर दिया। वो कहता जा जाके तू तेरे राजा को ये बोल। फिर वो एनमेकर के पास आता है, एनमेकर वापस भेज देता कि जा उसको जाके ये बोल। उसने इतने बेचारे ने राउंड्स मारे, एक बार उसने सभी के मैसेजेस को मिक्सअप कर दिया और वो भूल गया कि क्या बात थी। तो जब वो एनमेकर के पास आया तो उसने ऐसे ही सारे वो मिक्स्ड से जो वाक्य थे वो बोले। तो एनमेकर बोला कि इस बार मैं तेरे को कुछ लिख के देता हूँ, ये उसको देना, तू तो मैसेजेस को जो है मगअप कर रहा है तो उसको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा, तू भूले भी नहीं गा। तो उसने एक टैबलेट पे जो है ये क्यूनिफॉर्म साइंस लिख के इसको दे दिए। इसने जाके एराटा के राजा को दिए। एराटा के राजा को उनकी राइटिंग का पता नहीं था। उसने जो इनके जो नोकीले जो इनके अक्षर होते थे, साइंस होते थे, उनको देखा और लगा कि ये तो इसने जो है नेल्स कीलें डिज़ाइन बना के भेज दी। और वो जो है गुस्से में जो है माथे के ऊपर जो है तेवड़ी डाल के उसको बार बार घूरे जा रहा था। कहानी सिर्फ इतनी दे रखी तुम्हारी बुक में, पर ये इस बात का सिंबल है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सच बात है कि ऐसा हुआ था, पर ये हमें इतना बताती है कि जो मेसोपोटामियन किंग्स थे उन्होंने इनिशिएटिव लिए थे दूसरे राज्यों के साथ ट्रेड करने के लिए। अब इसमें आगे पेज नंबर 36 पे दे रखा है कि जो राइटिंग थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और जो राजा थे वही राइटिंग को और ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे। और ये जो राइटिंग थी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के अलावा ये एक सुपीरियोरिटी का भी साइन होती थी। अब इसी में आगे पेज नंबर 36 पे अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया टेम्पल्स एंड किंग्स नाम के टाइटल से जो है आगे कंटेंट दे रखा है। इसमें बताया गया है कि 5000 साल पहले कुछ सेटलमेंट्स जो हैं सदर्न मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुई। सेटलमेंट्स का मतलब है लोग वहाँ के सेटल हो गए, उन्होंने अपने घर या झोपड़ियाँ बना ली। तो जो यहाँ के अर्लीस्ट सिटीज़ हैं वो इन्हीं में से उभर के आए। ये जो सिटीज़ थे ये तरह तरह के होते थे। कुछ सिटीज़ होते थे टेम्पल सिटीज़, कुछ ट्रेड सेंटर्स होते थे और कुछ इम्पीरियल सिटीज़। ट्रेड सेंटर्स वो होते थे जो कि ट्रेड की वजह से सिटी के रूप में डेवलप हो गए। टेम्पल सिटीज़ वो होते थे जहाँ पे कोई टेम्पल बना और उस टेम्पल के आसपास ही जो हैं लोग सेटल होने लग गए और बाज़ार वगैरह बन गए, वो फिर एक सिटी में कन्वर्ट हो गया। और इम्पीरियल सिटी वो होते हैं जो कि राजा के पैलेस की वजह से उसके आसपास जो है बाज़ार वगैरह बन गए और वो एक सिटी में डेवलप हो गया। तो आपकी इस बुक में जो है ट्रेड सेंटर्स ऑफ टेम्पल सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ के सबसे पहले रहने वाले लोग थे उन्होंने मंदिर बनाने स्टार्ट कर दिए। जो इनका सबसे पहला जो टेम्पल है वो कच्ची ईंटों का बना हुआ था।
टेम्पल जो हैं काफ़ी तरह तरह के जो भगवान होते थे उनका घर थे। जैसे मून था, ये गॉड ऑफ उर था। उर एक सिटी था और वहाँ का गॉड जिसको वो वर्शिप करते थे वो मून था। एक गॉडेस थी, लव एंड वॉर, इन दो चीज़ों की वो गॉडेस थी। जैसे अपनी माता सरस्वती हैं एजुकेशन के डिपार्टमेंट की गॉडेस, तो इनकी जो लव एंड वॉर का जो डिपार्टमेंट था उसकी गॉडेस का नाम था इनाना, और उसकी भी पूजा होती थी। टाइम बीतने के साथ साथ ये जो टेम्पल्स थे ये और बड़े बनते गए, और इनके चारों तरफ इनके बीच में एक कोर्टयार्ड होता था और उसके चारों तरफ जो हैं कमरे बने होते थे। इनमें से जो काफ़ी सारे पहले के टेम्पल्स थे वो भी जो हैं ऑर्डिनरी हाउसेस की तरह नहीं होते थे, क्योंकि ये गॉड्स के घर होते थे, तो ये आम आदमी के घर से थोड़ा सा अलग ही होते थे। इन टेम्पल्स की जो बाहर की दीवार होती थी वो अक्सर बीच बीच में जो है अंदर की तरफ मुड़ जाती थी और फिर बाहर की तरफ आती थी। बार बार मतलब अंदर बाहर ऐसे कट्स उसके अंदर बने होते थे, जो मंदिर की बाहरी दीवार थी उसके अंदर। यहाँ पे जो भगवान होता था, जो देवता होता था, वो मेन फोकस होता था इनकी वर्शिप का, और यहाँ के लोग जो हैं उसके लिए सब कुछ लेके आते थे। जो एग्रीकल्चरल वो जो कल्टीवेटर्स होते थे वो ग्रेन्स लेके आएंगे। अगर किसी के पास कैटल हैं काफ़ी सारे तो वो उसके लिए वहाँ पे मिल्क लाएगा, कर्ड लाएगा। कोई अगर फिशरी से रिलेटेड है तो काफ़ी सारी फ़िश लेके आएगा। तो मंदिर में जो है बहुत सारी चीज़ें लाई जाती थी। मंदिर को जो है जो मंदिर का भगवान होता था, यहाँ पे ऐसा माना जाता था कि जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसका मालिक भगवान है। जितने भी यहाँ पे एनिमल्स हैं उन सब का भी ओनर वही है, और जितना भी ट्रेड वगैरह या फिशरीज़ हैं सारी उन्हीं के अंडर कंट्रोल में है। तो इसी वजह से वो सारे जो भी ग्रो होता था, जो भी प्रॉफिट उनका होता था, वो मंदिर में लेके आते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ पे मंदिर में और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई। जैसे ऑयल प्रेसिंग भी यहाँ पे होने लग गई, ग्रेन की ग्राइंडिंग भी यहाँ पे होने लग गई, और जो है कपड़े बुनना, काटना, ये सब भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे मंदिर जो है एक ऑर्गेनाइज़र बन गया इन सारी चीज़ों का, ऑर्गेनाइज़र ऑफ मर्चेंट्स, और रिटर्न रिकॉर्ड्स को भी यही रखता था। और जितना भी यहाँ पे ग्रेन वगैरह आता था उसकी जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता था वो भी मंदिर ही करता था। और जितने भी अगर कोई कारपेंटर हैं उसने हल बनाए हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स हो गए हैं मंदिर के पास, तो उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है फार्मर्स वगैरह में ज़रूरत के हिसाब से मंदिर के ही नाम से किया जाता था। यही कारण है कि वो इतनी सारी लिस्ट लिखी हुई मिली हैं जिसमें बैल और हल और रोटियां और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से जो टेम्पल्स थे वो यहाँ पे मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर के आए। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा भी फैक्टर था जो भी सीन में उभर के आया था। यहाँ के नेचुरल फर्टिलिटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसमें ख़तरे भी बहुत ज़्यादा थे। कई बार क्या होता था कि यूफ्रेट्स में जैसे बाढ़ आ गई, बहुत ही ज़्यादा पानी आ गया, इसके जितने चैनल्स थे वो सारे ओवर फ्लड हो गए, और जो रिवर बैंक्स हैं वो टूट गए, और जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी फ्लड की वजह से। और कई बार क्या होता था, ये यूफ्रेट्स क्या पता अपना मार्ग ही बदल लेती थी। इस एरिया से आ रही है, कहीं दूसरे एरिया से जाने लग गई, तो वहाँ पे मान लो अगर एक सिटी बसा है या विलेज बसा है तो वो सारे लोग जो हैं उसके पानी से बर्बाद हो जाएंगे। और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इस बात को प्रूव किया है कि यहाँ पे जो विलेज सेटलमेंट थी वो बार बार जो है अपनी जगह बदलते रहते थे। तो ऐसा माना गया कि शायद वो यूफ्रेट्स नदी अपना रास्ता बदल लेती थी, इसी वजह से वो अपनी जगह उनको बदलनी पड़ती थी। ये तो थी नेचुरल गॉड मेड प्रॉब्लम्स। अब कुछ मैन मेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं। कई बार क्या होता है, जो लोग यूफ्रेट्स के जो अपर एरिया है जहाँ से स्टार्ट होती है बह के आती है, जो वहाँ रहते हैं वो लोग इस पानी को बहुत ही ज़्यादा अपने लिए यूज़ कर लेते थे, और जो लोअर स्ट्रीम में रहते थे उनके यूज़ के लिए बिल्कुल ही कम पानी आ पाता था।
कई बार वो क्या करते थे, जो अपर स्ट्रीम पे रहते थे वो सिल्ट वगैरह जो है रिवर की साफ़ नहीं करते थे, तो उस वजह से जो है इसका फ़्लो बहुत कम हो जाता था। तो जो लोअर स्ट्रीम में रहते थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो मेसोपोटामिया में जो है बार बार इन चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं लोगों में होते रहते थे। एक और प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे लगातार जो है वॉरफेयर कई बार किसी इलाके में स्टार्ट हो जाता था, तो उसमें कुछ चीफ ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन के आते थे, जो जीत जाते थे वॉर को, और वहाँ के हारने वाले के लोगों को प्रिजनर्स बना लेते थे और उनको अपने सर्वेंट्स या गार्ड के रूप में जो है यूज़ करते थे, और वो अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है पता चला कि ऐसे लीडर्स तो आते और जाते रहते थे, स्टेबल लीडर्स वही बने जिन्होंने जनता के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए। तो इस तरीके से जो भी सरदार जो चीफ जीतता था वॉर में, वो टेंपल में बहुत ही ज़्यादा दान देता था, ताकि मंदिर को और ज़्यादा बड़ा किया जा सके, उसको और ज़्यादा सुंदर किया जा सके, और लोग जो हैं उससे ज़्यादा खुश हो सकें और उसकी पावर जो है स्टेबल रह सके। और ये जो सरदार होते थे, चीफ्स होते थे, ये अपने लोगों को भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ताकि भगवान के लिए और भी अच्छी अच्छी मेटल्स और मार्बल वगैरह लेके आया जा सके और मंदिर को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकें। तो अब मंदिर के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होती थी। अगर जो चीफ़ है वो अपने आप को अच्छा प्रूव करना चाहता है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे तरीके से करता था सभी लोगों के बीच में बराबर तरीके से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिले और वो उसको एज रूलर एक्सेप्ट कर लें। यहाँ के लोग जो हैं राजा को बहुत ही ज़्यादा हाई अथॉरिटी देते थे कमांड करने की, कि पूरी जो कम्युनिटी है, समुदाय है, आपकी बात मानेगा। और रूलर्स भी क्या करते थे कि जितने भी विलेजेस होते थे वो चाहते थे कि इन्हीं के आसपास, इनकी कैपिटल के आसपास ही वो विलेजेस सेटल हों, ताकि जब भी कभी वॉर हो, इनको सोल्जर्स रिक्रूट करने पड़े तो इनको ज़्यादा दूर ना भागना पड़े और पास में ही सोल्जर्स की सप्लाई भी मिल जाए। और लोगों को ये फ़ायदा होता था कि सारे लोग अगर आसपास के ही गांव में रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। जैसे हम कहते हैं 1 से 2 भले, 2 से 4 भले। तो इस तरीके से राजा को भी बेनिफिट होता था और लोगों को भी बेनिफिट होता था। तो राजा लोग जो हैं इनकरेज करते थे इनको कि वो इन राजा की कैपिटल के आसपास ही सेटल हो जाएं। कुछ ऐसे भी पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं जिनमें हीरोज़ दिखाए गए हैं जिन्होंने वेपन्स हाथ में ले रखे हैं और उनके सामने विक्टिम्स उनके खड़े हुए हैं। जो बाद में सर्वे किए गए हैं वो दिखाते हैं कि जब उरुक जो है साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 3000 BC के आसपास, तो काफ़ी सारे सैकड़ों विलेजेस को जो है इन्होंने लोगों ने छोड़ दिया था और उसके आसपास आके सेटल हो गए थे। तो ये इस बात का सबूत है कि रियलिटी में जो रूलर्स थे वो एनकरेज करते थे लोगों के कि अपने जो दूर दूर के इलाके छोड़ के, विलेजेस को छोड़ के और आके सिटी में सेटल हो जाएं। उरुक जो है साइज़ में जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक साइट है मोहनजोदाड़ो, उससे डबल था। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे इसी चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट।